हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसी न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि पार्ट है एक ब्रॉडर न्यूज़ के। और वो न्यूज़ जब आई थी तब उसने हमारे देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट वर्सेस कम्युनिटी ये क्लैश होने वाले हैं, बट वो क्लैश नहीं हुए। बस वो जो इश्यूज थे वो डिबेट तक ही होकर रह गए, थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट हुई, बट एज सच कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ, थैंकफुली। अब रिसेंटली उस पूरे इवेंट में एक नई न्यूज आई है जिसकी वजह से हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में ये जो हमारा टॉपिक है इसको क्या मोड़ देके बंद किया जाता है, किस तरीके से इस इशू को टैकल किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, इस ईयर के स्टार्टिंग में एक नया एक्ट आया था, बेसिकली वो एक अमेंडमेंट एक्ट था। वो अमेंडमेंट एक्ट किस रिलेटेड था? वक्फ प्रॉपर्टी। अब ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है और इस अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था, चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है। वक्फ प्रॉपर्टी क्या है? रिलीजियस एंडाउमेंट अंडर इस्लामिक लॉ, प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। यानी कि इस्लामिक लॉ में जब आप कोई भी प्रॉपर्टी को डोनेट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी या फिर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो? वक्फ प्रॉपर्टी बोलते हो। और क्या करते हो, जैसे अपन, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपको ट्रस्ट, ये वर्ड तो सुना होगा आपने, कई बार ट्रस्ट स्टैब्लिश कर देते हैं अपन ताकि उस प्रॉपर्टी की देखभाल की जा सके और जिस पर्पस के लिए उसे स्टैब्लिश किया है वो पर्पस पूरा हो पाए। तो उस ट्रस्ट का जो एक इंग्लिश वर्ड है उसका ही आप एक वर्जन समझ सकते हो वक्फ को। इसमें भी आप प्रॉपर्टी देते हो लेकिन वहां पे स्पेसिफिक पर्पस है, क्या? या तो रिलीजियस पर्पस होना चाहिए या फिर चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए, तो आप उसको बोलोगे एक वक्फ, और इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको बोला जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्यों आया था? अमेंडमेंट इसलिए आया था बिकॉज इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन मैनेजमेंट, सेकेंड डिजिटाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन वाया उम्मीद पोर्टल, एंड लास्टली रिड्यूस डिस्प्यूट विद क्लियर प्रोसीजर। अब देखिए हो क्या रहा था ना, हमारे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप सारी ट्रस्ट को मिला के देखो, ट्रस्ट कौन सी? वक्फ। अगर आप पूरी वक्फ प्रॉपर्टी देखो हमारे देश में तो इनका अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा है। और बहुत बार ऐसे डिस्प्यूट भी रेज किए गए थे कि कोई भी खाली प्रॉपर्टी होती है तो यहां पर उसको क्या बना दिया जाता है? वक्फ प्रॉपर्टी बना के उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से यहां पे क्या हो रहा था, इलीगल वे में प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा भी किया जा रहा था और गलत तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी किया जा रहा था। तो इसकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब क्या किया गया? एक अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि भैया हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप वक्फ के अंदर कैसे काम कर रहे हो, क्या मेंबर है, आपने डिसीजन क्यों लिया है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या ट्रांजैक्शन आपने किए, तो ये सारी चीजों के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और उसके अलावा क्या किया गया? एक पोर्टल स्टैब्लिश किया गया, क्या? उम्मीद पोर्टल। इसके अंदर क्या करना होगा? आपको अपनी वक्फ को रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि जो एक डाटा है सेंट्रलाइज वे में इकट्ठा होकर रखा जा सके और ताकि उससे फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वक्फ की वैलिडिटी को लेके, वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, तो उन डिस्प्यूट को इजीली रिजॉल्व किया जा सके, इस उम्मीद के साथ ये अमेंडमेंट लाया गया था। बट देखिए, जब अमेंडमेंट आया तो उसके बाद कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसको लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुए। सबसे पहला, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी ऑन उम्मीद पोर्टल, इसको लेके भी इशू क्रिएट किया गया। सेकंड, पावर टू कलेक्टर्स टू डिसाइड वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट लैंड डिस्प्यूट्स। Third, restrictions. Only persons practicing Islam for 5 years can create waqf. Inclusion of non-Muslim members in Central Waqf Council and state boards. And lastly, strict compliance and monitoring of waqf property. तो यहाँ पे क्या बोला गया? जब सबसे पहली बात तो आप कभी भी कलेक्टर को जब अपॉइंट कर रहे हो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, तो ये क्या है? एक तरीके से एनकरोचमेंट है। किस चीज का एनकरोचमेंट है? जुडिशियल पावर का। और हमारी कंट्री के अंदर हम फॉलो करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, ये तीनों अलग अलग है और ये तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हो? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को खत्म कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जब आप 5 ईयर जो मैंडेटरी जो प्रैक्टिस रूल फॉलो करवा रहे हो तो ये भी गलत है। ठीक है, ये मतलब थोड़ी ना हुआ अगर मैंने 2 साल या 3 साल मुझे हुए हैं
किसी भी रीजन को फॉलो करते हुए, तो क्या मैं उस रीजन के नाम पे चैरिटी नहीं कर सकता हूं? क्या मैं उस रीजन के नाम पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकता हूं क्या? तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर रेज किए गए, और उसमें एक जो सबसे बड़ा ये कि यहां पर जो अब उसमें आपको नॉन मुस्लिम मेंबर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हुए थे। अगर आपने पार्लियामेंट्री डिबेट देखी हो तो वहां पे भी बहुत ज्यादा हंगामे हुए थे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो रहे थे, और फाइनली इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। और हाल ही में इस जो चैलेंज किया गया उसके ऊपर एक इंट्रीम ऑर्डर आया है। वो इंट्रीम ऑर्डर क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंट्रीम ऑर्डर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो फॉर द टाइम बिंग इशू किया जाता है। यानी कि ये जो अपन समझने वाले हैं, जो ऑर्डर आया है वो जो अपन समझने वाले हैं वो परमानेंट नहीं है, वो इंट्रीम है। अभी भी पार्टीज के पास ये राइट है कि वो फर्दर सबमिशन कर सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगा। तो चलिए आइए समझते हैं कि कोर्ट ने अभी क्या इंट्रीम ऑर्डर दिया है। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि ये ऑर्डर दिया किसने। देखिए, 2 जजेस बेंच थी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एंड जस्टिस ऑगस्टिन। इन 2 जजेस की बेंच थी जिन्होंने जजमेंट दिया है। अब उन्होंने क्या जजमेंट दिया, एक एक करके इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले इस्लाम वक्फ, इस पॉइंट को उन्होंने इनवैलिड कर दिया, उसको स्टे, इंट्रीम स्टे है, ये परमानेंट नहीं है, क्या है, इंट्रीम है। और सबसे पहले तो आप ये समझिए इस एक्ट को कंप्लीटली स्ट्रक डाउन नहीं किया है, कुछ लिमिटेड प्रोविजन ही जिनके ऊपर स्टे लगाया गया है। सबसे पहला है कि 5 ईयर की जो आपकी मैंडेटरी इस्लाम को फॉलो करने वाली जो रिक्वायरमेंट है वो वैलिड नहीं है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, हम यहां पर ये नहीं बोल रहे हैं कि 5 साल वाली जो प्रैक्टिस है वो गलत है, नहीं, ये रूल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब यहां पे दिक्कत क्या आ गई कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो इंडिविजुअल 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है फिर नहीं कर रहा? और क्योंकि आपके पास ये कोई करेक्ट मैकेनिज्म नहीं है अब ये डिसाइड करने का, तो इस वजह से हम इस प्रोविजन के ऊपर क्या लगा रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में अमेंडमेंट करके हमको यहां पर कोई प्रोसीजर बता सकते हो, उस एक्ट के अंदर प्रोसीजर इंक्लूड कर सकते हो, देन वी विल अगेन थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। लेकिन इस टाइम पर हम इसके ऊपर स्टे लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है ये डिसाइड करने का कि प्रैक्टिस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। कब से ये मानोगे कि वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है पर्टिकुलर रीजन को, तो ये आपको प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एक कलेक्टर्स यूनिलेटरल पावर ओवर वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहां पर क्या हो रहा है, एनकरेजमेंट हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, एनकरेजमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है, कलेक्टर जो है एग्जीक्यूटिव पिलर का पार्ट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है हमारे गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे कलेक्टर क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और डिस्प्यूट डिसाइड करने का काम होता है जुडिशरी का, तो आप जुडिशरी का काम किसको दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव को दे रहे हो। तो ये क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा एनकरेजमेंट ओवर सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने बोला बिकॉज वी फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर, इस वजह से हम ये करना अलाउ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट ये बोला जो आप ये नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड कर रहे हो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट बोर्ड के अंदर, तो वहां पे आपको कैप लगानी पड़ेगी। कैसे, सेंट्रल बोर्ड के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 22, तो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ दोज 22 ओनली 4 मेंबर्स नॉन मुस्लिम। और वहीं पे अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में होते हैं टोटल 11 मेंबर्स, और उनमें से मैक्सिमम 3 लोग पीपल कौन हो सकते हैं, जो मुस्लिम नहीं है। यानी कि सेंट्रल काउंसिल के अंदर मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, और वहीं पर स्टेट बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं। एंड लास्टली यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम यहां पे एक डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ जब गवर्नमेंट पास करती है, हमारा लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोच विचार करके, बहुत ज्यादा सलाह मशवरा करके ही वो लॉ बनाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम बाय डिफॉल्ट ये नहीं मान सकते कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी लॉ बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वहां पर कोई भी इंडिविजुअल ये चैलेंज करता है कि सर ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो अब ये बर्डन उस इंडिविजुअल के ऊपर है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
तो इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंट्रीम स्टे देकर यहाँ पे अपना ऑर्डर पास किया और साथ में ये भी बोला है कि ये जो इंट्रीम ऑर्डर है ये टेम्परेरी बेसिस पर है। यहाँ पे पार्टीज को पूरी तरीके से हक है कि वो फर्दर सबमिशन दे सकते हैं ताकि इस मैटर को फाइनली डिसाइड किया जा सके। तो ये है पूरा मुद्दा। जो लेटेस्ट अपडेट आया है वक्फ एक्ट के ऊपर, ये सारे इश्यूज वो हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? क्या आपको इस वीडियो से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली? क्या आपको ये कॉम्प्लिकेटेड इशू बहुत सिंपल वे में समझाया गया? अगर आपको भी लगता है कि आपको बहुत सिंपल वे में ये कॉम्प्लिकेटेड इशू समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपको ये जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड टाइम टू टाइम मिलते रहें, ताकि आप लेटेस्ट न्यूज से अवेयर रह सकें। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।